हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम DU BA प्रोग्राम सेमेस्टर 4 में पॉलिटिकल साइंस मेजर का पेपर है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, इसके बाद एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखने से आपको एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में तो हेल्प मिलती ही है, साथ में आपको सभी यूनिट्स का ओवरव्यू भी मिल जाता है कि आपको किस किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना था। इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, शॉर्ट नोट टाइप है, जिसमें आपको 4 में से किसी भी 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इसमें पहले आप निर्वाचन आयोग के बारे में बताओगे और फिर चुनाव कराने में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वो अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करता है ये बताओगे। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है। इस व्यवस्था की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी। अब निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में देखते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक या 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्कलंक चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होता है। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य और भूमिकाएं अगर हम देखें तो चुनाव की घोषणा और कार्यक्रम तैयार करना। ये आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की तारीखें घोषित करता है और प्रक्रिया तय करता है। आचार संहिता लागू करना। चुनाव के दौरान आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिससे राजनीतिक दलों को अनुशासित रखा जा सके। राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता। आयोग दलों को मान्यता देता है और उनके चुनाव चिन्ह निर्धारित करता है। मतदाता सूची तैयार करना और अद्यतन करना। मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना या संशोधित करना आयोग की ही जिम्मेदारी होती है। चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना। EVM, VVPAT जैसी तकनीकों को अपनाकर निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। चुनाव खर्च की निगरानी। प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च की जांच करता है और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई करता है। शिकायतों और आचार संहिता उल्लंघन की सुनवाई। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या शिकायत पर निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। अब हम इसके महत्व और योगदान को पढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी धोखाधड़ी, बल प्रयोग या धन बल के आधार पर चुनाव न जीत सके। स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया के साथ मिलकर यह पारदर्शिता को बनाए रखने में योगदान देता है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे राजनीतिक दबाव की संभावना, चुनावों में बढ़ता धनबल और बाहुबल, नकली मतदान और वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां, आयोग की सिफारिशें और अनदेखा करना। जो आयोग की सिफारिशें होती हैं उन्हें कई बार अनदेखा भी किया जाता है। अगर अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में देखें तो निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह संस्था राजनीतिक निष्पक्षता, न्याय संगत प्रक्रिया और जनहित की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। इसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इसे और अधिक कानूनी और प्रशासनिक समर्थन दिया जाना चाहिए। इस आंसर में मैंने आपको चुनाव आयोग से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए जो भी इम्पोर्टेंट है। तो पेपर में चुनाव आयोग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसमें आप ये आंसर्स के पॉइंट जरूर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे NHRC भी कहा जाता है, की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान जैसे मूलभूत मानवाधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों की रक्षा, निगरानी और संवर्धन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी।
स्थापना और कानूनी आधार। एनएचआरसी की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मानवाधिकार उपलब्ध कराना और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा और उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई करना है। एनएचआरसी की प्रमुख भूमिकाएं: शिकायतों की जांच। पुलिस, सेना या अन्य एजेंसियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। रिपोर्ट और सिफारिशें। आयोग सरकार को मानवाधिकारों की रक्षा हेतु सुझाव और रिपोर्ट देता है। शिक्षा और प्रचार प्रसार। मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम, सेमिनार और प्रशिक्षण आयोजित करता है। जेलों और बंदीगृहों का निरीक्षण। बंदियों की स्थिति का निरीक्षण कर मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करता है। न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप। मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में अदालतों में हस्तक्षेप भी करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण। निर्णयों की बाध्यता नहीं। एनएचआरसी केवल सिफारिशें देता है, उसे लागू करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना। कई बार आयोग के निर्णयों को सरकार नजरअंदाज कर देती है। सशस्त्र बलों पर सीमित अधिकार। सेना से जुड़े मामलों में एनएचआरसी की भूमिका सीमित है, जिससे कई गंभीर उल्लंघनों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। शिकायत निवारण में देरी। आयोग के पास सीमित संसाधन है, जिससे मामलों के निपटारे में विलंब होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की निष्क्रियता। कई राज्यों में आयोग सक्रिय नहीं है या पर्याप्त साधन उसे नहीं मिल पाते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, एनएचआरसी भारत में मानवाधिकारों की निगरानी और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसने अनेक बार सरकार को जागरूक किया, पीड़ितों को न्याय दिलाया और मानवाधिकारों पर संवाद को बढ़ावा दिया। फिर भी इसकी कानूनी शक्ति की सीमाएं, राजनीतिक बाधाएं और संसाधनों की कमी इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। यदि इसे और अधिक अधिकार, संसाधन और स्वतंत्रता मिले तो यह एक अधिक प्रभावी मानवाधिकार प्रहरी बन सकती है। अभी हमने एनएचआरसी के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रभावी कार्य प्रणाली में चुनौतियों की चर्चा कीजिए। कि जो सार्वजनिक संस्थान है भारत में, उनकी सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। भारत में सार्वजनिक संस्थान जैसे कि संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, पुलिस, मानवाधिकार आयोग आदि लोकतंत्र की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। इनका उद्देश्य जनहित में कार्य करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और शासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाना है। लेकिन इन संस्थाओं की प्रभावी कार्यप्रणाली में कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। पहली चुनौती है राजनीतिक हस्तक्षेप। कई सार्वजनिक संस्थानों में कार्यों में राजनीतिक दखलंदाजी एक बड़ी चुनौती है। इससे संस्थानों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। दूसरी चुनौती है जवाबदेही की कमी। सार्वजनिक संस्थानों में अक्सर पारदर्शिता की कमी होती है। अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्क्रियता, देरी और भ्रष्टाचार को लेकर कोई ठोस जवाबदेही तंत्र नहीं होता। संसाधनों की कमी। कई संस्थाओं में मानव संसाधन, वित्तीय सहायता और तकनीकी उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती। इससे उनकी कार्यक्षमता सीमित हो जाती है। लाल फीताशाही और प्रशासनिक जटिलताएं। निर्णय लेने में अनावश्यक देरी, फाइलों का अटकना और जटिल प्रक्रियाएं संस्थानों की गति धीमी करती हैं। अगला है भ्रष्टाचार। कई संस्थानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे जनता का विश्वास कम होता है। रिश्वत, भाई भतीजावाद और पक्षपात सार्वजनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। तकनीकी पिछड़ापन। डिजिटल युग में भी कई संस्थान तकनीकी रूप से पिछड़े हैं। ऑनलाइन सेवाओं, डेटा प्रबंधन और सूचना प्रसार में कमी रहती है। अगली चुनौती है नागरिक सहभागिता की कमी। जनता की इन संस्थाओं में भागीदारी और निगरानी कमजोर है। जागरूकता की कमी और शिकायत समाधान तंत्र की कमजोरी से संस्थान जन भावनाओं से कटे रहते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक संस्थान लोकतंत्र की आत्मा है। इनके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है कि उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए, सुधारित प्रशासनिक प्रणाली, प्रशिक्षित मानव संसाधन और तकनीकी नवाचार को अपनाया जाए। साथ ही नागरिकों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाए।
इन सुधारों से ही भारत में सार्वजनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली प्रभावशाली और जनउपयोगी बन सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत सरकार का सार्वजनिक नीति से संबंधित थिंक टैंक है, चर्चा कीजिए। नीति आयोग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप उसमें जो मैं आपको अभी आंसर में कंटेंट बताऊंगी उसमें से पॉइंट लिख सकते हो। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति निर्माण संस्थान है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था। इसका उद्देश्य देश के विकास हेतु दूरदर्शी रणनीतियां बनाना और साक्ष्य आधारित सुझाव प्रदान करना है। इसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देता है। अब इसकी संरचना देखें तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, सीईओ और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसमें क्षेत्रीय भागीदारी के लिए मुख्यमंत्री व लेफ्टिनेंट गवर्नर की भागीदारी वाली गवर्निंग काउंसिल भी इसमें होती है। नीति आयोग की मुख्य भूमिकाएं क्या है? नीति सलाहकार संस्थान है यह सरकार को दीर्घकालिक नीतियां, सामाजिक योजनाएं और विकास मॉडल प्रदान करता है। सहकारी संवाद को बढ़ावा देना, राज्य के साथ मिलकर कार्य करता है ताकि योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढाला जा सके। मॉनिटरिंग और मूल्यांकन, योजनाओं की प्रगति की निगरानी, उनके परिणामों का मूल्यांकन और फीडबैक आधारित सुधार की सिफारिश करता है। थिंक टैंक के रूप में भूमिका, यह विभिन्न शोध, रिपोर्ट, नीति पत्र तैयार करता है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारत में लागू करने के उपाय सुझाता है। नवाचार और डिजिटल भारत की दिशा में पहल, अटल नवाचार मिशन AIM, SDG, इंडिया इंडेक्स, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों में योगदान। अब आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो वित्तीय शक्तियों की कमी, नीति आयोग के पास वित्तीय संसाधन वितरण की शक्तियां नहीं है, जिससे इसकी योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है। राज्यों में विविधता का समुचित ध्यान नहीं, सभी राज्यों की आर्थिक व सामाजिक स्थितियां एक समान नहीं होती, लेकिन योजनाओं में कभी कभी यह विविधता प्रतिबिंबित नहीं हो पाती। निर्णयों की बाध्यता नहीं, आयोग केवल सिफारिशें देता है, लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, नीति आयोग एक दृढ़ नीतिगत सलाहदाता संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, जो भारत के समावेशी और सतत विकास की दिशा में थिंक टैंक की तरह योजना बनाता है। यदि इसे अधिक वित्तीय और संवैधानिक शक्तियां प्रदान की जाए तो यह भारत की नीति संरचना को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बना सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत हुई थी। यह न केवल देश की मुद्रा नीति को नियंत्रित करता है, बल्कि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग प्रणाली की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौद्रिक स्थिरता का तात्पर्य है देश में मूल्य स्थिरता, ब्याज दरों का संतुलन और मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण। RBI की भूमिका मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने में किस प्रकार से है, अब हम ये देखेंगे। मुद्रा नीति निर्माण, RBI मौद्रिक नीति समिति MPC के माध्यम से देश की मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरें और मुद्रास्फीति लक्ष्यों को नियंत्रित करता है। रेपो और रिवर्स रेपो दर तय करना, रेपो दर बढ़ाकर RBI महंगाई को नियंत्रित करता है और रेपो दर घटाकर वह आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना RBI का प्राथमिक उद्देश्य है। यह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर कर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बचाता है। विनिमय दर का प्रबंधन, विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दरों को नियंत्रित कर रुपए की स्थिरता सुनिश्चित करता है। बैंकों की निगरानी और नियमन, RBI बैंकों की नियामक दिशा निर्देश देता है ताकि वे ध्वंसात्मक ऋण वितरण से बचे और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। नकदी आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR, इन दोनों को नियंत्रित करके RBI बैंकों की नकदी प्रवाह और ऋण देने की क्षमता को संतुलित करता है।
वित्तीय समावेशन, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर आरबीआई आर्थिक स्थिरता को व्यापक बनाता है। अगर अब हम चुनौतियों की बात करें तो इसके सामने जो चुनौतियां आती हैं वो है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का प्रभाव, आपूर्ति पक्ष की समस्याओं से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कठिन, सरकार के राजकोषीय घाटे का दबाव, नीति निष्पादन और समयबद्धता की बाधाएं। निष्कर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण नियामक और नियंत्रक संस्था है। इसकी विवेकपूर्ण नीतियां देश को मुद्रास्फीति के खतरों, मुद्रा अवमूल्यन और आर्थिक स्थिरता से बचाती है। भविष्य में आरबीआई को अधिक स्वायत्तता, पारदर्शिता और तकनीकी संसाधन दिए जाने चाहिए ताकि वह बदलती वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप नीति बना सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी भी बोलते हैं, की भूमिका और महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय लेखों का परीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जनता के धन का उपयोग कानून के अनुसार और पारदर्शी तरीके से हो। सीएजी की नियुक्ति और स्वतंत्रता। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह पद से हटाया नहीं जा सकता जब तक संसद द्वारा महाअभियोग न लाया जाए, जिससे इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। कैग की प्रमुख भूमिकाएं: सरकारी खर्चों की लेखा परीक्षा, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, पंचायतों और नगरपालिकाओं के खर्च की जांच करता है। दूसरा है लेखा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, अपने निष्कर्षों को संसद और राज्य विधानसभाओं में रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग उजागर करना, घोटालों, अनियमित व्ययों और गलत नीतियों को उजागर कर जनता को सचेत करता है। नेक्स्ट है नैतिक प्रशासन का निर्माण, सरकार को उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेही शासन प्रणाली अपनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। नियंत्रण और संतुलन का यंत्र, यह संस्था कार्यपालिका की वित्तीय शक्तियों पर निगरानी रखती है और उसे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की ओर प्रेरित करती है। अब इसका महत्व क्या है? लोकतंत्र की रक्षा, कैग भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर लोकतंत्र को मजबूत करता है। नीतिगत सुधार, इसकी रिपोर्टों के आधार पर कई बार नीतियों में संशोधन होता है। जन जागरूकता, मीडिया और जनता को सरकारी कार्यों की पारदर्शिता का संकेत देता है। इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं 2G स्पोर्टकम घोटाला और कोयला आवंटन घोटाला जैसे बड़े मामले सीएजी की रिपोर्टों के सामने आए। सीमाएं और चुनौतियां, सिफारिशों को लागू करने की बाध्यता नहीं होती। कुछ संस्थाएं सीएजी के दायरे से बाहर होती हैं। कभी कभी रिपोर्टों को राजनीतिक उद्देश्य से विवादित बना दिया जाता है। निष्कर्ष, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक लोकतांत्रिक प्रहरी है जो सार्वजनिक धन के सदुपयोग पर निगरानी रखता है। यह संस्था सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है और सुशासन की नींव को सुदृढ़ बनाती है। इसके कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु इसे और अधिक सहयोग, पारदर्शिता और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सार्वजनिक संस्थानों के साथ उसके संबंध पर चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की व्याख्या और कार्यपालिका व विधायिका पर नियंत्रण। न्यायपालिका का एक अन्य सार्वजनिक संस्थानों जैसे संसद, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग आदि के साथ संतुलित संबंध लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाना, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और महाभियोग के द्वारा हटाए जाने की कठिन प्रक्रिया उन्हें स्वतंत्र बनाती है। वेतन व श्रुते, न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है और उसे
कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को अपने निर्णय देने में सरकार से कोई निर्देश नहीं लेना होता। सार्वजनिक संस्थानों के साथ न्यायपालिका के संबंध। अब अन्य संस्थानों के साथ न्यायपालिका के क्या संबंध है हम वो पढ़ेंगे। कार्यपालिका के साथ संबंध। न्यायपालिका सरकार के आदेशों और नीतियों की वैधता की समीक्षा करती है। यह मंत्रालयों और प्रशासनिक निकायों की गतिविधियों की वैधानिकता की निगरानी करती है। दूसरा है विधायिका के साथ संबंध। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना न्यायपालिका का ही कार्य होता है। न्यायपालिका यह तय करती है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग। निर्वाचन आयोग के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा संभव है। मानवाधिकार आयोग CAG आदि की रिपोर्टों पर आधारित याचिकाओं की सुनवाई करता है। अब हम इसका महत्व देखते हैं। संवैधानिक संतुलन बनाए रखना, लोकतंत्र की रक्षा करना, जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, सरकारी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। अब न्यायपालिका के सामने भी कुछ चुनौतियां आती हैं जो इस प्रकार है। न्यायपालिका पर मामलों का बोझ अधिक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर विवाद होता है। कई बार कभी कभी न्यायपालिका पर अति सक्रियता के आरोप लगते हैं। निष्कर्ष, भारत में न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है जिसकी स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुरक्षित की गई है। यह अन्य सार्वजनिक संस्थानों की निष्पक्षता और उत्तरदायित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका को स्वतंत्र, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनाए रखना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता में सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। लोकतंत्र केवल चुनाव या सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थागत ढांचा है जहां सार्वजनिक संस्थाएं जैसे संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, CAG, मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, पुलिस व्यवस्था आदि लोकतंत्र को सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाती हैं। इन संस्थाओं की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और कार्यक्षमता ही लोकतंत्र की सफलता का आधार है। सार्वजनिक संस्थाओं की लोकतंत्र में भूमिका को अब हम पढ़ेंगे। पहली संस्था है संसद। तो संसद की लोकतंत्र में क्या भूमिका है? कानून बनाना, बजट पास करना और कार्यपालिका पर निगरानी रखना, बहस और विमर्श के माध्यम से जनहित के मुद्दों को सामने लाना। दूसरा है न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक सीमाएं निर्धारित करना। निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराकर जनता की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करता है, आदर्श आचार संहिता लागू करता है। CAG, सरकार के वित्तीय लेन देन की निगरानी करता है और रिपोर्ट देता है ताकि सार्वजनिक धन का सदुपयोग हो। मानवाधिकार आयोग, नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है, विशेषकर कमजोर वर्गों के अधिकारों की। नीति आयोग, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियां और रणनीतियां तैयार करता है। पुलिस और प्रशासन, कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने और जनता के साथ संवाद बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अब लोकतंत्र के लिए संस्थाओं का क्या महत्व है? न्याय और समानता सुनिश्चित करते हैं, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगते हैं, इससे जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य होता है, नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। अब इसकी चुनौतियां हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप और पक्षपात, संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, संसाधनों और तकनीक की सीमाएं, भ्रष्टाचार और निर्णय लेने में विलंब। निष्कर्ष, लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सार्वजनिक संस्थाएं कितनी स्वतंत्र, निष्पक्ष और उत्तरदायी हैं। जब ये संस्थाएं संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करती हैं तो जनविश्वास मजबूत होता है और लोकतंत्र फलता फूलता है। इन्हें और प्रभावी बनाने हेतु संस्थागत सुधार, संसाधन वितरण और राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है। अभी हमने पढ़ा कि विभिन्न संस्थाएं लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी संघवाद की भावना को साकार करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी।
इस कथन के प्रकाश में योजना आयोग और नीति आयोग के कार्यों के बीच अंतर को समझाइए। अब इसमें आपसे नीति आयोग और योजना आयोग के बीच अंतर पूछा गया है। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन बदलते समय और जरूरतों को देखते हुए 2015 में इसे समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में नेहरू जी के नेतृत्व में की गई थी। कार्य इसका पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और राज्यों को संसाधन आवंटित करना था। संरचना केंद्रीयकृत और नौकरशाही आधारित थी। सहयोग राज्यों को नीति निर्माण में सीमित भूमिका दी जाती थी। वित्तीय अधिकार राज्यों को फंड देने में आयोग की सीधी भूमिका थी। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके कार्य दीर्घकालिक नीतियां, विकास रणनीतियां और सतत विकास लक्ष्यों पर सलाह देना था। संरचना इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, सीईओ और विशेषज्ञ सदस्य इसमें शामिल होते हैं। सहयोग राज्यों को बराबरी का भागीदार बनाना, सहकारी संघवाद। वित्तीय अधिकार फंड आवंटन का कार्य अब वित्त आयोग के अधीन है। अब इसके बाद है योजना आयोग और नीति आयोग में प्रमुख अंतर। तो जो नीति आयोग है वो ये सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और योजना आयोग इसने संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे थिंक टैंक की तरह कोई दर्जा नहीं मिला था। नीति आयोग सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है और ये सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि ये राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है और योजना आयोग वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रखता था। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीओ के रूप में जाना जाता है और इसमें सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से ही नियुक्त किया जाता था। नीति आयोग जो है वो नीचे से ऊपर बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है और योजना आयोग ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। नीति आयोग को धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है, वो अब वित्त मंत्रालय के पास सीमित है, लेकिन जो योजना आयोग था इसे धन आवंटित करने की शक्ति भी प्राप्त थी। नीति आयोग नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं रखता, जबकि जो योजना आयोग था ये राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। इसके बाद क्वेश्चन में सहकारी संघवाद की दृष्टि से भी पूछा गया है, तो सहकारी संघवाद की दृष्टि से नीति आयोग की भूमिका हम देख लेते हैं। नीति आयोग राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है। गवर्निंग काउंसिल जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, नीतिगत चर्चाओं का मंच है। राज्यों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास मॉडल तय करने की कोशिश की जाती है। निष्कर्ष, नीति आयोग का उद्देश्य एक ऐसा विकेंद्रीकृत, सहभागी और लचीला नीति तंत्र बनाना है जो न केवल राष्ट्रीय विकास को गति दे बल्कि राज्यों की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और भागीदारी को भी सुनिश्चित करे। योजना आयोग जहाँ केंद्रीय नियंत्रण का प्रतीक था, वही नीति आयोग सहकारी संघवाद की वास्तविक अभिव्यक्ति है। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का वित्तीय साधन है जिससे भारत सरकार ने 2018 में राजनीतिक चंदा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसे केवल भारतीय स्टेट बैंक से ही खरीदा जा सकता है। दूसरा, इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दे सकती है। बॉन्ड पर दाता की पहचान सार्वजनिक नहीं होती, जिससे गोपनीयता बनी रहती है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, जैसे इससे राजनीतिक दलों को अंधाधुंध चंदा मिल सकता है। पारदर्शिता की कमी होने से चुनावी निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं कई बार। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आरबीआई देश की मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर और ऋण व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक विकास को समर्थन देना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। इसके लिए मुख्य
उपकरण हैं रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, CRR और SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट आपको दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होती है। पद की कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो जाएगा। पद से हटाना केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया द्वारा ही संभव है, मतलब महाभियोग द्वारा। इसका महत्व चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है। फोर्थ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का अर्थ है कि किसी केंद्र और राज्य सरकार परस्पर सहयोग से शासन करें बजाय टकराव के। इसकी क्या विशेषताएं हैं? नीति आयोग जैसे मंचों पर राज्यों की भागीदारी बढ़ती है। योजनाओं, नीतियों और बजट में राज्य की राय शामिल करना। इसके उदाहरण हैं GST परिषद, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल। मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर के सभी 10 क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन आपको पेपर में कोई भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। बट अपने टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना। कई बार बच्चे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और लास्ट के क्वेश्चंस को फिर उन्हें छोड़ना भी पड़ जाता है कई बार। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आपके सभी क्वेश्चंस इक्वल ही हो। ऐसा ना हो कि आपने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन तो 12-12, 13-13 पेजेस पे कर दिए और लास्ट के 3-4 पे, क्योंकि फिर उससे ना मार्क्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। स्टार्टिंग में टीचर को पता है कि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और लास्ट में फिर आप कम एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि उस स्टार्टिंग को ही 12-13 पेजेस में ना करके 6-7 पेजेस में कवर करो। इससे आपके सारे क्वेश्चंस इक्वल जाएंगे और मार्क्स पे भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। इन सभी 10 क्वेश्चन के आंसर्स को अगर एक बार आप खुद से रीड भी कर लोगे या सुन लोगे तो आपके मार्क्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप पेपर में हर यूनिट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको 10 में से 5 ही क्वेश्चन करना है। तो मोस्टली आपका पेपर इसी से कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो वो आपको चैनल पे जाके मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।